गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे एनएमआर यूज करते हुए प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकालें ना। हमें जो हमारे सिलेबस के अंदर है उसके अंदर एनएमआर के साथ साथ यूवी और आईआर की कंबाइंड एप्लीकेशंस भी हैं। आईआर और यूवी हमने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था, है ना। तो एक आध एग्जाम्पल हम करेंगे जिसके अंदर आईआर भी दिया हुआ है। अदरवाइज हम बात करते हैं कि हमें एनएमआर हम कैसे सॉल्व करें, कैसे उस स्पेक्ट्रा को आगे बढ़े, कैसे हम उसको निकालें। तो हमें पता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं किसी कंपाउंड का, नोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, कोई नोवेल कंपाउंड जो नया कंपाउंड बनाया गया उसका हम स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोटॉन एनएमआर हम यूज करते हैं उसके अंदर बेसिकली 3 चीजें हमने पढ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला फीचर था केमिकल शिफ्ट, वो पोजीशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल की इंटेंसिटी यानी कितने केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो हैं वहाँ एक सिग्नल के नीचे हैं, और मल्टीप्लिसिटी कि सिग्नल्स की आपस में नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स कैसा है। और ये तीनों ही चीजें जो केमिकल शिफ्ट, सिग्नल इंटेंसिटी और मल्टीप्लिसिटी, तीनों ही हमको काफी इंफॉर्मेशन देती हैं स्पेक्ट्रा के बारे में। अब दूसरी एक चीज है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें बता देता है कि कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड्स हैं या कितनी रिंग्स हैं। हम कैलकुलेट करेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, पर अभी हम देखें कि अगर ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जो कंपाउंड है उसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है और कोई भी रिंग भी नहीं है। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है इसका मतलब ये हो सकता है कि एक रिंग है या एक पाई बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 2 है तो हम कह सकते हैं कि एक रिंग एक डबल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 3 है तो हम कह सकते हैं 3 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, या 2 डबल बॉन्ड्स एक रिंग हो सकती है, या 2 रिंग्स एक डबल बॉन्ड हो सकता है। यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक्चुअली हमें बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिंग्स एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स जो हैं वो इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं। इसी तरीके से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर 4 है तो ये बताता है कि 100% मोस्ट लाइकली इसके अंदर एरोमेटिक सिस्टम तो होगा ही। तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अपन कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से, DBE इज इक्वल्स टू 2A प्लस 2 माइनस B माइनस D डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2, जहाँ A जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और जो B है वो हाइड्रोजन या दूसरे मोनोवेलेंट एटम्स है और D जो है वो नाइट्रोजन है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने से हमें ये अंदाजा लग जाता है कि जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर कितनी अनसैचुरेशन है और कितनी रिंग हो सकती हैं, है ना। चलिए अब हम करते हैं प्रॉब्लम समझने से पहले हमें क्या करना है वो देखते हैं। हम नंबर ऑफ सिग्नल्स देखते हैं, उनकी इंटीग्रेशन हाइट देखते हैं, हर एक सिग्नल की इंटीग्रेशन हाइट देखते हैं। वो हमें ये क्लू देती है कि कंपाउंड की सिमेट्री कैसी है ना। हम केमिकल शिफ्ट को एनालाइज करते हैं, इंटीग्रेशन देखते हैं, मल्टीप्लिसिटी देखते हैं कि सिग्नल के अंदर कैसी स्प्लिटिंग हुई, और फिर उसको हम इस तरीके से करते हैं कि हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको डिवाइड करके उस सिग्नल को स्टडी करते हैं। और फिर ये जो हमने फ्रेगमेंट्स के हिसाब से, मतलब हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का केमिकल शिफ्ट, उनकी इंटीग्रेशन हाइट, उनकी मल्टीप्लिसिटी देखी, और फिर ये इन फ्रेगमेंट्स को हम जोड़ करके एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना। और इनको जोड़ने का एक या एक से ज्यादा तरीका हो सकता है, लेकिन वो हमारे एनएमआर के साथ में कोइंसाइड करना चाहिए। और वो कोइंसाइड करता है इस डेटा से कि स्पिन स्पिन कपलिंग डेटा जो अगर हम
देखते हैं तो ये हमें एक डेफिनेट पॉसिबिलिटी दे देता है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर डेफिनेटली ऐसा ही होगा। चलिए अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12 showed the following spectra। 1.2 ppm के ऊपर एक डबलेट दिखाई दिया और कपलिंग कांस्टेंट 8 हर्ट्ज था एंड इट स्टैंड्स फॉर 6 प्रोटॉन्स। 2.87 के ऊपर एक सेप्टेट दिखाई दिया, स्टैंड्स फॉर 1 प्रोटॉन एंड 7.2 पे एक सिंगलेट दिखाई दिया, स्टैंड्स फॉर 5 प्रोटॉन्स। डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड। 3 सिग्नल मिल रहे हैं हमें, है ना, 3 तरीके के प्रोटॉन्स हैं, 3 सिग्नल मिल रहे हैं, इसका मतलब 3 सेट ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें हम C9H12 के लिए तो C 2 into 9 number of carbon atoms plus 2, 12 minus 0 क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एक भी नहीं है और हाइड्रोजन जो है वो 12 है, divided by 2 that comes to 4। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स दिखा रहे हैं कि इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स हैं, यानी तय बात है कि इस कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक रिंग होगी। ठीक है, चलिए तो हमने 3 सिग्नल्स देखे और एक तय बात हुई कि नंबर ऑफ रिंग मतलब एक एरोमेटिक रिंग है। अब हमने कहा कि हमारे पास में जो 3 सिग्नल्स आए थे उनके अंदर एक सेप्टेट आया था एक प्रोटॉन के लिए। एक प्रोटॉन के लिए सेप्टेट का मतलब पास में कार्बन एटम के ऊपर 6 प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, तो जिस कार्बन के ऊपर ये H लगा हुआ है उसके पास में 2 कार्बन एटम्स जिनका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, ये 6 प्रोटॉन्स हैं, तभी इस प्रोटॉन का सेप्टेट आएगा। और दूसरा एक सिग्नल जो था वो ये था कि 1.2 पे एक डबलेट दिखाई दे रहा है विच इज इक्विवेलेंट फॉर 6 प्रोटॉन्स, यानी इन 6 प्रोटॉन्स के लिए एक डबलेट, ये एक H है जिसकी वजह से ये डबलेट आ रहा है। तो 2 सिग्नल्स तो हो गए हमारे, एक सेप्टेट मिला, एक सिंगलेट मिला। और अब जो एक सिग्नल आ रहा है वो कह रहे हैं कि 5 प्रोटॉन्स के लिए एक सिग्नल है 7.2 यानी एरोमेटिक सिस्टम, और क्योंकि वो 7.2 के ऊपर है दैट शोज कि वो एरोमेटिक सिस्टम होगा। और क्योंकि ये 5 प्रोटॉन्स के लिए है तो ये बताता है कि ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है। ये 6 प्रोटॉन्स, ये 6 प्रोटॉन्स जो है ये एक डबलेट दे रहे हैं, और ये जो प्रोटॉन है यहाँ पर ये इन प्रोटॉन्स की वजह से एक सेप्टेट दे रहा है, और ये 5 प्रोटॉन्स एरोमेटिक रीजन के अंदर 7.2 ppm के ऊपर एक सिंगलेट दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है क्यूमीन और इसका NMR स्पेक्ट्रा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C7H12O3 exhibits the following proton NMR and IR data। IR के अंदर 1710 और 1750 के ऊपर पीक्स हैं। प्रोटॉन NMR in CdCl3 shows 1.25 पे ट्रिपलेट 3 प्रोटॉन्स, 2.2 पे सिंगलेट 3 प्रोटॉन्स, 2.55 पे ट्रिपलेट 2 प्रोटॉन्स, 2.7 पे ट्रिपलेट 2 प्रोटॉन्स, 4.15 पे क्विंटेट, no it is quartet, sorry quartet 2 protons। determine the structure of the compound। हम फॉलो उसी तरीके से करते हैं, पहले हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला हमने तो दैट कम्स टू 2, है ना, 7 कार्बन थे और 12 हाइड्रोजन थे, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया हमने तो आया 2 का मतलब डेफिनेटली इस कंपाउंड के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, है ना, इस गिवन कंपाउंड के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं या अनसैचुरेशन है ना। लेकिन
इस प्रोटोन एनएमआर डेटा के अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हमें जो पीक है वो 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, बल इनफैक्ट 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को हमें कोरिलेट करना है। तो इन 3 ऑक्सीजन को इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से कोरिलेट करते हैं, उसमें IR हमारी हेल्प कर रहा है। IR स्पेक्ट्रा जो है कंपाउंड का, उसमें 1710 और 1750 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर्स के ऊपर इंटेंस पीक मिली। 1710 के ऊपर पीक मिलती है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कीटो ग्रुप, एंड 1750 के ऊपर जो पीक मिल रही है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग, CO स्ट्रेचिंग विद अ एस्टर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। इसका मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 3 ऑक्सीजन से 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अब आसान हो जाएगा हमारा स्पेक्ट्रा निकालना। प्रोटोन NMR में हमने देखा 5 सिग्नल हैं, 5 सेट्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। ये जो डबलेट मिला हमें 1.25 पे 3 प्रोटॉन्स की वजह से डबलेट मिला है, यानी ये जो डबलेट मिला ये इन प्रोटॉन्स की वजह से होना चाहिए। अगर इन प्रोटॉन्स के पास में CH2 है तो हमें डबलेट हमें ट्रिपलेट मिलेगा। A doublet at 1.25 of 3 protons, triplet है, ये तो गलती है, it is not a doublet, it is a triplet। हमारी प्रॉब्लम के अंदर ही ट्रिपलेट था, तो indicates the presence of CH3 CH2 group, right? Then a singlet at 2.2 ppm of 3 protons indicates the presence of CH3CO। अब ये सिंगलेट क्यों आया? सिंगलेट इसलिए आया क्योंकि पास में H नहीं है कार्बन के ऊपर, इसलिए सिंगलेट आया। इन मिथाइल प्रोटॉन्स का ये 3 प्रोटॉन्स के लिए है, 2.2 पे आया, इसका मतलब ये C डबल बॉन्ड O के पास में प्रेजेंट है ना? तो ये एक चीज क्लियर हुई कि CH3CO ग्रुप है और दूसरी तरफ CH3CH2 है। अब एक क्वार्टेट देखें, ये क्वार्टेट जो आया है 4.15 ppm पर 2 प्रोटॉन्स के लिए, एंड दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ OCH2CH3। क्यों? क्वार्टेट जो है डाउनफील्ड पर आया, 4.15 ppm पे आया, इसका मतलब ये इन प्रोटॉन्स के लिए है, क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है इसलिए ये प्रोटॉन्स डाउनफील्ड के ऊपर आएंगे। ठीक है, 2 triplets at 2.55 and 2.7 ppm, each of the 2 protons indicate the presence of one CH2CH2 group। एनवायरमेंट अलग अलग है, इसलिए ही हमें दो ट्रिपलेट्स मिले, इसके लिए ये ट्रिपलेट, इसके लिए ये ट्रिपलेट देगा। Since the methyl protons show coupling due to each other only and with no other protons, this indicates that both the methylene carbons are attached to CO functionality, है ना? क्योंकि ये जो मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं ये खाली आपस में ही कपल कर रहे हैं, इसका मतलब इस तरफ भी CO ग्रुप लगा हुआ है और इस तरफ भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, तभी ये इससे कपल कर रहा है, ये इससे कपल कर रहा है, पर पास वाले कार्बन आइटम के ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट? सो नाउ दिस इज द एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर। ये हम बात करते हैं, ये CH2CH2, ये 2 कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में ये CH2 और ये CH2, एक 2.55 पर और एक 2.7 ppm के ऊपर आता है। ये CH3 सिंगलेट, ये सिंगलेट आता है 2.2 ppm के ऊपर। इस ऑक्सीजन से लगा ये CH2 डाउनफील्ड पोजीशन पे आएगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन से लगा हुआ जो है वो सबसे ज्यादा डाउनफील्ड पे यानी 4.15 ppm पर आ रहा है, और क्योंकि इसके पास में 3 प्रोटॉन्स हैं इसलिए ये प्रोटॉन्स जो है ये क्वार्टेट देते हैं और 4.15 ppm पर दे रहे हैं, जबकि ये ट्रिपलेट आएगा इसकी वजह से, और ये ट्रिपलेट 1.25 ppm के ऊपर आ रहा है, which is because of these CH2
प्रोटॉन्स। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। हमारा अगर IR और UV हमें दिया हुआ है तो हम वहाँ से फंक्शनल ग्रुप का इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर उसके बाद में NMR के लिए प्रोसीड करते हैं। थैंक यू।